नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। बरसिया में हुई गाय की मौत के मामले में कांग्रेस ने किया घेराव। विधायक पीसी शर्मा के नेतृत्व में किया गाय को गौ संवर्धन बोर्ड का घेराव। कांग्रेस कार्यकर्ता गौ संवर्धन बोर्ड के गेट पर बैठे धरने पर गौ संवर्धन बोर्ड के रजिस्ट्रार को लगाई जमकर फटकार। कहा, आप लोगों पर होना चाहिए 302 का मामला दर्ज। राज्यपाल के नाम एसडीएम को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 10 सूत्रीय मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। पीछे हो जाओ ना, थोड़ा मैडम, थोड़ा साइड से। गौ माता की, गौ माता की। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। भारत माता की, भारत माता। ऊपर नहीं करना, आईडी के ऊपर। आज फिर जाएंगे, जांच करेंगे पूरे प्रदेश में। गवर्नर साहब के नाम से एक 10 सूत्री ज्ञापन हमने यहाँ पर दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी की नेता है निर्मला सांडिल और उसका पूरा परिवार संस्था ने गौ माता को चूने का पानी दे, केमिकल देके वहाँ उनकी हत्या की है और हत्या करके हड्डियाँ चमड़े सब बेच दिए। ये व्यापार हो रहा है इस भारतीय जनता पार्टी की राज में, जो अपने आप को हिंदू धर्म की पार्टी बताती है। ये केवल बरसिया या भोपाल में नहीं, भोपाल में भी 9000, पूरे मध्य प्रदेश में 5000 से ज़्यादा गौ हत्याएँ हुई हैं। दतिया, आगर, मुरैना, तमाम जगहों पे ये हो रहा है गोरख धंधा। और जो पैसा आता है गौ माता के नाम से, वो अधिकारी और ये नेता उसको पूरा खा जाते हैं, भ्रष्टाचार कर देते हैं। हमारी मांग ये है कि इस पूरे मामले की बरसिया और बाकी जगह सीबीआई जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में हो और ये फर्जी बोर्ड जो गौ माता के लिए कुछ नहीं, इसको बंद किया जाए और कोई नई व्यवस्था की जाए। और इस पूरे मामले की जांच के बाद एक पूरी रिपोर्ट विधानसभा में पेश है और श्वेत पत्र, जो गौ हत्याएं हुई हैं इस पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्वेत पत्र जारी करे। हमने कलेक्टर साहब को भी दिया है इसमें ज्ञापन और गवर्नर साहब को दिया है। उम्मीद है जो कांग्रेसी है वो गौ खाने वाले की वकालत करते हैं। ये इनका केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, इनके वहाँ के आसाम और नागालैंड के जो मंत्री हैं, ये खुलेआम कह रहे हैं कि हम गौ मांस खाते हैं और बिक रहा है वहाँ। और जब से मोदी सरकार आई है गौ मांस की बिक्री और जो एक्सपोर्ट है ये 25 गुना बढ़ गया है। ये झूठी, इनका सब झूठा है मामला। ये बीजेपी का नाम ही है, भारतीय जनता पार्टी झूठ पार्टी। और ये जे से झूठ, ये झूठ के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। हमारे घरों में आज भी गौ माता को पहली रोटी दी जाती है, उसके बाद घर वाले खाना खाते हैं। चाहे राजा भोज हो, चाहे महारानी लक्ष्मीबाई हो, इनके नाम का केवल उपयोग करते हैं। बाकी इनको जो आपने ठीक कहा कि कचरे की बंदी में वहाँ लपेटा हुआ है, ये जन विरोधी लोग हैं। ये स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले लोगों के विरोधी हैं, ये गरीबों के विरोधी हैं, ये कर्मचारियों के विरोधी हैं, ये व्यापारियों के विरोधी हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, बीते 24 घंटे में 80,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए हैं, जिसमें लगभग 7,000 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में वर्तमान में करीब 52,000 एक्टिव प्रकरण मौजूद है। प्रदेश में संक्रमण की दर घट रही है। प्रदेश में 1.5% संक्रमण मरीज ही अस्पताल में भर्ती हैं। हमने 11 करोड़ वैक्सीनेशन के प्रदेश में लगा दी है। सीएम शिवराज कोरोना की समीक्षा लगातार कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश के बाद आंगनबाड़ी खोल दी गई है। बच्चों के विकास के लिए आंगनबाड़ी खोलना जरूरी है। हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह पर निर्णय लिए जा रहे हैं। बजट पर कांग्रेस विधायक के आरोप पर बोले सारंग, हमारी सरकार ने सभी से बजट के लिए राय मांगी है। कांग्रेस के विधायक अपने आप को जनता के ऊपर समझते हैं। कांग्रेस के एक भी विधायक ने एक भी सुझाव बजट के लिए नहीं दिया। कल हमारे 24 घंटे में हमने 80,000
530 टेस्ट किए, जिसमें लगभग 7,430 पॉजिटिव केस आए हैं। अब मध्य प्रदेश में लगभग 52,000 एक्टिव केस हैं। हमारी पॉजिटिविटी घट रही है, ये एक अच्छा संकेत है। और उसके साथ ही बीमारी की गंभीरता भी कम है, और उसी का परिणाम है कि हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है, 1 से 1.5% ही है। जो कोमॉर्बिड पेशेंट हैं वही हॉस्पिटल जा रहे हैं, बाकी लगभग 99% लोग घर पर ही ठीक हो रहे हैं। ये जो कुछ भी हुआ है ये सीधे सीधे वैक्सीन का ही सुखद परिणाम है, और हमारा लक्ष्य भी हमने पूरा किया। हम सब के प्रयास से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हमने मध्य प्रदेश में अब 11 करोड़ वैक्सीन के डोज लगवा लिए हैं, सभी तरह के वैक्सीन के डोजेज मिलाकर। ये अपने आप में हम सब के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। बच्चों का, किशोर जो 15 साल से 18 साल के बीच के हैं, उनके सेकंड डोज की शुरुआत हो गई है। सभी अभिभावकों से यही निवेदन है कि जो बच्चे एलिजिबल होते जा रहे हैं उनको वैक्सीन जरूर लगवाएं, सेकंड डोज लगवाएं। प्रिकॉशन डोज भी हमारा बहुत अच्छे से चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी कोरोना की समीक्षा की थी, और हर तरह से कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हर तरह के प्रिकॉशन सरकार की तरफ से भी लिए जा रहे हैं, और ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि रोजमर्रा की जिंदगी भी इफेक्ट ना हो। आप यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकलाप और बजट की समीक्षा करेंगे, जब से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, हमने आर्थिक अनुशासन का पालन करते हुए विकास, सर्वांगीण और समेकित विकास और जनता का कल्याण, इस पर फोकस किया है। अंत्योदय हमारा सिद्धांत है, गरीब का कल्याण हमारा उद्देश्य है। सरकार में सुशासन स्थापित करते हुए, अनुशासन स्थापित करते हुए विकास को नई राह तक पहुंचाना, ये हमारा संकल्प है। मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बने और देश को आत्मनिर्भर बनाने में मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनकर अपनी सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन करे, ये हम सबका लक्ष्य है। और इसी को परिलक्षित करते हुए हमारा बजट आएगा। जैसा मैंने कहा कि बजट के पूर्व उसके विषय में कुछ बोला नहीं जा सकता, परंतु हमारी सरकार ने ये नवाचार किया है। जनता के सभी सुझावों पर हम विचार कर रहे हैं, उसकी पूरी तरह गुण दोष पर निर्णय लिया जाएगा, और जो उसमें सम्मिलित किया जाना है वो किया जाएगा। जबलपुर जीआरपी पुलिस में एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो ट्रेनों में चेकिंग स्टाफ का नाम बताकर यात्रियों से ठगी करता था और उनका सामान गायब कर देता था। पुलिस को लगातार इस शख्स की तलाश थी। जीआरपी पुलिस और आरपीएफ पुलिस ने मिलकर एक टीम बनाई और इस शख्स की तलाश में जुट गई। पता चला शादी करने के बाद वह शख्स जबलपुर के मदन महल स्टेशन के पास पकड़ा गया। पंकज चौक के नाम का यह युवक होशंगाबाद जिले का है और यह रेलवे की एक कैंटीन में वेंडर का काम करता था। जीआरपी थाना प्रभारी सुनील नेमा ने बताया कि ट्रेन में चढ़ने के बाद और ट्रेन में बैठे यात्रियों को चेकिंग के नाम पर उनसे रुपए मांगता और उनका सामान चुराकर फरार हो जाता था। पुलिस के नाम पे ठगी करे, क्या मामला? ये पिछले कुछ दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि ट्रेन में कोई एक व्यक्ति जो अपने आप को चेकिंग स्क्वाड का आदमी बता के भोले भाले यात्रियों से ठगी कर रहा है, उनकी तलाशी के बहाने और उनके पैसे गायब कर देता है। ये चलती ट्रेन में ऐसे लोगों को निशाना बनाता है जो अधिक उम्र के और भोले भाले लोग रहते हैं, चूना तंबाकू का उपयोग करते हैं। ये व्यक्ति उनको ये चेकिंग का और चालान हो जाने का भय बता के और उनकी तलाशी के बहाने उनके रुपए तलाशी के दौरान गायब कर देता था। ऐसी शिकायतें पिछले कुछ दिनों से प्राप्त हो रही थी, तो इन शिकायतों के आधार पर इसकी आरोपी की तलाश के लिए जीआरपी और आरपीएफ का एक संयुक्त दल बनाया गया और इसकी तलाश की गई। जो हुलिया जानकारी मिल रही थी, उस हुलिया के आधार पर यह व्यक्ति, जिसका नाम पंकज चौक से है, होशंगाबाद का रहने वाला है, मदन महल रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया। इससे जब पूछताछ की गई तो इसने कई अपराध करने स्वीकार किए,
जिसमें प्रमुख रूप से पिछले साल इसने जनता एक्सप्रेस में एक व्यक्ति की तलाशी के दौरान 20,000 रुपये उसके गायब किए। अभी दिसंबर के महीने में इसने एक व्यक्ति से 17,000 रुपये गायब किए और अभी 5 दिन पहले ही इसने महानगरी एक्सप्रेस में एक 65 साल के बुजुर्ग व्यक्ति से 10,000 रुपये गायब किए। इन सभी पूछताछ के बाद इससे ये जो ठगी हुई रकम है ये जब्त की गई है। 3 प्रकरण में 27,000 रुपये इससे बरामद किए गए हैं। इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। उल्लेखनीय बात यह है कि ये इटारसी में पहले रेलवे कैंटीन का वेंडर रहा है और इसके खिलाफ होशंगाबाद थाने में कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। कांग्रेस विधायक और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर आरिफ मसूद ने बैरसिया गौशाला संचालक पर की एनएसए लगाने की मांग। करीब 800 गायों के शव को जेसीबी से उठाकर दफनाया गया है, लेकिन बीजेपी के नेता रहे खामोश। अभी बैरसिया के अंदर 800 गायें दफन की गई हैं और उसके लिए आज तक एनएसए नहीं लगी, मकान नहीं टूटा। पूरा भोपाल शहर देख रहा है चीख चीख के गौ माता के हत्यारे को संरक्षण कौन दे रहा है। न कांग्रेस न कभी हम न इस तरह के लोगों को कभी संरक्षण दिया है, और जो इस तरह का गाय के साथ अगर ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ हम सब लोग पूरी ताकत से लड़ेंगे। लेकिन विश्वास सारंग जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मंत्री जी जो 800 गायें उसका जवाब जरूर दे दें, फिर हम पर इल्ज़ाम लगा। केरल का उदाहरण देना कि वहाँ कार्यकर्ता खा रहे हैं। उनकी सरकार है केंद्र में, बड़ा ज़बरदस्त 56 इंच वाले प्रधानमंत्री हैं, वो क्या कर रहे हैं? 56 इंच का प्रधानमंत्री है। पहले अपनी का जवाब दे, केरल तो बाद में जाओ, कहने पहले भोपाल देखो, मध्य प्रदेश छोड़ो। माननीय मंत्री जी पहले 800 गाय का जवाब दो, उस पर एनएसए क्यों नहीं लगी, उसका मकान क्यों नहीं टूटा, ये आरिफ मसूद का सवाल है। और इस सवाल का जवाब दें जिन लोगों की तरफ, जिस समाज की तरफ वो इंगित कर रहे हैं उंगली, वो समाज उनसे ये मांग कर रहा है कि उस 800 गाय के हत्यारे पर क्या एक्शन लिया आपने, वो बताएं। तो लेकिन वो तो कह रहे हैं गाय बीमार थी, किसी को निमोनिया था, तमाम 800 गाय बीमार थी, 800 निमोनिया था। चलो कहना एक दिन हमारे साथ, और बहुत सारी गौशालाएं, ये मैं कह सकता हूँ जितने दिन मेरी सरकार रही 15 महीने, और 15 महीने में गौशाला का अध्यक्ष था, इन्होंने पैसे नहीं दिए थे 15 साल से गायों के। वो पैसों का भुगतान आरिफ मसूद ने समिति का अध्यक्ष बनते ही सबसे पहले दिन कराया था। तो जो 800 गायें निमोनिया से मर गई, चलिए उसका पीएम करा लेते, पीएम कराइए। बात यह है कि ये तो एक सेकंड इशू है, पहले जो मरी है उसके ऊपर आज तक आपने कभी देखा? बाकी जगह आपने उज्जैन में मकान तोड़े, इंदौर में आपने मकान तोड़े, जगह जगह आपने मकान तोड़े, तुरंत एनएसए लगाई। आपको खबर मिली तस्लीम चूड़ी वाले की, एक लड़का चूड़ी के ऊपर हाथ फेरा रहा, आपने एनएसए लगा दी, पास को लगा दी। 800 गाय के हत्यारे के ऊपर आज तक कोई सरकार कोई बोलने को तैयार नहीं। वो प्रोटेम स्पीकर शांत बैठे हुए हैं। अब गाय के ऊपर किसी की जबान नहीं खुल रही और उंगली हम पे उठा रहे हैं। गौ माता कहने वाले लोग कहाँ हैं? मैं तो सोच रहा हूँ भोपाल की सड़कों पे, मैं दिल्ली में था, मैंने सोचा था भोपाल में कोहराम मच जाएगा, जनता सड़कों पे होगी। 800 गौ माताएं, उनको दफना दिया गया। गौ माता कहने वाले लोग कहाँ हैं? बाहर निकल कर नहीं आ रहे। मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने क्या किया, जनता ने सब बता दिया। किसानों का बिल माफ करने का वादा किया था, लेकिन 15 महीने की सरकार ने कोई काम नहीं किया, जनता ने उखाड़ फेंका। कांग्रेस तो नाराज इसलिए हो रही है कि कांग्रेस की सरकार चली गई, अब इसलिए उनके पास नाराजी के अलावा कुछ है नहीं। और सरकार क्यों गई इसका कारण जनता ने बता दिया कि झूठे वादे करके, झूठ बोल करके सरकार बनाई थी। किसानों का कर्जा माफ करने की बात उन्होंने कही थी कि 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, नौजवानों को भत्ता देंगे, महिलाओं को कहा कि समूह माफ करेंगे। ऐसे झूठे वादे करके, झूठ बोल करके सरकार बनाई थी, वो वादे पूरे किए नहीं। और इसी कारण उनके अपने परिवार के लोग कांग्रेस से नाराज होकर के, कमलनाथ जी से नाराज होकर के भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। इसलिए वो नाराज हैं। जनता भी उनसे नाराज है कि उन्होंने झूठ बोल करके सरकार बनाई। इसलिए अब कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ जगह नहीं बची है, कोई शब्द नहीं। लेकिन सर कांग्रेस ये कह रही है, वोट तो जो बीजेपी को भी उनके क्षेत्र में मिला है, अगर विधायक बने कांग्रेस का तो वहाँ पर भी विकास होगी, उनकी भी नहीं हो पा रहे काम। किनके काम? कांग्रेस सब तरफ पूरे मध्य प्रदेश में जितना विकास हुआ है शायद कभी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के मार्गदर्शन में
जो काम हुआ है, विकास के जो योजनाएं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं बनी है, वो आज तक नहीं बनी और आज तक काम नहीं हुए। और ये पूरे हिंदुस्तान में ले लो, किसी भी प्रदेश में, और जो कांग्रेस ने किया है कि अपने अपने लोगों के भले किए, वो यहाँ नहीं किया, यहाँ सबका भला किया, सबके काम हुए। लेकिन सर कांग्रेस विधायक ये कह रहे हैं कि हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे सुझाव हैं लेकिन सरकार लेना नहीं चाह रही। हमने तो आम जनता से, आपको पता है, हमने कहा पूरे मध्य प्रदेश में आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए, बहुत बड़ी तादाद में सुझाव आए हैं। फिर हमने परिचर्चाएं भी की, उद्योगपतियों को हमने बुलाए थे, प्रशासन अकेडमी में हमने परिचर्चाएं की, बड़ी बड़ी परिचर्चा की, उनके सुझाव आए, लिखित में भी सुझाव मांगे। हमने सारे व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, सारे लोगों को, बुद्धिजीवियों को बुला करके मैं खुद उपस्थित था, परिचर्चा की और उन सब सुझावों पर हमने गंभीरता से विचार किया है और विचार कर रहे हैं। अगर जो भी उसमें सम्मिलित होने जैसे होंगे बजट में, जरूर उनको सम्मिलित करेंगे, सम्मान देंगे। विधायक भी तो आम कार्यकर आम लोगों में है कि नहीं है? मैं मंत्री हूं लेकिन मैं भी आम लोगों में हूं कि नहीं? जब आम लोगों से सुझाव आमंत्रित किए तो वो भी लिख के भेजते, विधायक के नाते भेजते। अलग से कुछ किसी को थोड़ी कहा, हमने कहा कि आप अलग से कोई विधायकों के सुझाव अलग से, आम जनता से सुझाव मांगे हैं तो उसमें सब लोग आ गए। पहले सब लोग आम नागरिक ही हैं, फिर बाद में कोई दायित्व पर बैठे हैं, तो उसमें कोई, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। और बजट जो आएगा वो जनहित का बजट और अच्छा बजट आएगा। शाहपुरा इलाके में बुधवार सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकली महिला का मोबाइल बाइक सवार बदमाश लूट कर ले गए। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को ट्रेस कर लिया है। इन आरोपियों के पुराने रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। पुलिस को उम्मीद है कि इनसे और खुलासे हो सकते हैं। राजधानी में महिलाओं के साथ लूट की वारदात कम नहीं हो रही हैं। शाहपुरा इलाके में मॉर्निंग वॉक के लिए निकली महिला का मोबाइल बाइक सवार बदमाश लूट कर फरार हो गए थे। पुलिस के मुताबिक आकाश गंगा कॉलोनी में रहने वाली मोनिका सिंह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली थी। जब वह घर में कुछ दूर पहुंची तभी पीछे से बाइक पर सवार होकर आए लुटेरे उनके हाथ से मोबाइल फ़ोन छीन कर ले गए। लूट की खबर लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर शुरू कर दी है कार्रवाई। इसमें जो आरोपी पकड़े हैं पुलिस ने, उसमें एक महिला भी आरोपी है। पूछताछ में ये जानकारी मिली है कि महिला को साथ में जब भी ये शराब की तस्करी करते थे या एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना हो, उसमें महिला को साथ में रखते थे, जिससे सामान्यतः वो एक परिवार के सदस्य लगे और कहीं पर भी अगर कोई चेकिंग हो या कहीं पर कोई रुकावट हो, टोल हो, जहाँ पर कोई संदेह उन पर ना जाए और एक परिवार के सदस्यों के रूप में वो दिखाई पड़े, इस कारण महिला को साथ में रखते थे। और यही इनसे पूछताछ में भी सामने आया है कि महिला के साथ में लेकर ये इस प्रकार तस्करी करते थे। पुलिस ने सूचना के आधार पर योजनाबद्ध तरीके से इनको पकड़ा है, जिसमें इनसे जो काफ़ी तादाद में शराब की जब्ती हुई है अवैध, और ये भी सामने आया है कि इसमें महिला की उपस्थिति क्यों रही थी। कहाँ से लाते थे महिला? 2000 रुपये। पैसे कितने ले ली थी? कहाँ से लाते थे, कहाँ ले जा रहे थे, कब से इस काम में इन्वॉल्व थे? ये ज़िले के बाहर की सीमाओं से लेकर इसको अंदर आते थे। उन स्थानों पर को भी चिन्हित किया जा रहा है कि जहाँ से ये लेकर आते थे शराब को, और अभी तक जो जब्ती इनसे हुई है वो लगभग 8 पेटी शराब पुलिस ने जब्त की है। अन्य कोई जानकारी इसमें आती तो आगे कार्रवाई की जाएगी। महिला को हिस्सा देते थे, क्या कितनी एक रकम फिक्स थी कि इतना तेको देना है? इसमें लगभग 2000 का राशि अनुमानित जो पूछताछ में आई है कि जो महिला को दी जाती थी, पर ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि अपराध में किस तरह की फेयरनेस इस डीलिंग में रखी जाती हो, लेकिन जो भी राशि है वो भी अवैध है। अगर कोई व्यक्ति प्राप्त करता है उसको शराब की तस्करी से, तो प्रारंभिक जानकारी लेकिन इस राशि की है। वेतन कार्य करने का मिलता है, वैक्सीनेशन लगवाने का नहीं। इंसेंटिव कुछ दिए नहीं और वेतन काट रहे हैं, प्रोफेसर सर्वेश जैन ने कहा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रोफेसर डॉक्टर सर्वेश जैन। मैं बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में एनेस्थीसिया विभाग का प्राध्यापक और विभाग अध्यक्ष हूँ। मैं कहानियाँ बड़ी अच्छी सुनाता हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। वो ये है कि एक इंसान ने एक बार एक हिंसक पशु से दोस्ती करी और वो उसके साथ शिकार पे जाता था, तो शिकार मिलता था, दोनों मिलके खा लेते थे।
लेकिन एक दिन उस हिंसक पशु को कोई शिकार नहीं मिला, तो उसने उम्मीद भरी निगाहों से वापस उसी इंसान की तरफ देखा। तो कहने की बात ये है कि कोई बात आपको गलत लग रही हो तो शुरू में ही विरोध करें, नहीं तो बाद में कौन सा रूप ले ले। अभी आपको लग रहा है आप उससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं, लेकिन बाद में 100% आप उससे प्रभावित होंगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोविड वैक्सीनेशन से कितनी बीमारी में बचाव होता है ये वैज्ञानिक पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और कोविड वैक्सीनेशन से अनएक्सप्लेन्ड डेथ क्यों हो रही हैं ये भी पता लगाने की कोशिश वैज्ञानिक कर रहे हैं। मतलब कोविड वैक्सीनेशन पोलियो या हेपेटाइटिस के वैक्सीनेशन से बिल्कुल अलग है कि जो 100% इम्यूनिटी भी देता है और 100% सुरक्षित भी है। मतलब कोविड में मामला अभी कुछ संदेहास्पद है, लेकिन इस बीच में शासन का एक आदेश आया है कि तनख्वाह नहीं देंगे, और प्राइवेट स्वास्थ्य कर्मियों की और सरकारी स्वास्थ्य कर्मियों की, फ्रंट लाइन वर्कर की। तो मैं शासन को याद दिलाना चाहता हूं कि महामारी के शुरू में आपने कहा था कि 10,000 रुपये देंगे इंसेंटिव के तौर पर प्रति माह में, तो इंसेंटिव तो कुछ मिला नहीं, तनख्वाह के अलग लाले पड़े हैं। तो बहरहाल डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है, सारी चीज़ें ऊपर से तय होती हैं। एक वर्ग है जो कहता है कि शासन को हर प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन दूसरा बहुत बड़ा वर्ग ये है कि चूंकि ये लोकतंत्र है और यहाँ सबके अधिकार बराबर हैं, इसलिए इसको नॉर्थ कोरिया और चाइना के स्टाइल में आप नहीं चला सकते। पेशेंट ऑटोनॉमी मतलब मरीज का निर्णय लेने का अधिकार सर्वोपरि है, इसलिए उसकी रक्षा करिए। और वैसे भी मैं बता दूं कि इसकी एफिकेसी को 100% प्रूव करने वाले रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं। सिंस आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए साइंटिस्ट, आई एम वर्किंग इन कोरोना फॉर लास्ट 2 years, ठीक है। और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि तनख्वाह नौकरी करने की मिलती है कि वैक्सीन लगवाने की। हमारे यहाँ तो लोग ये कह रहे हैं कि साहब हम 3 वैक्सीन लगवाएंगे, लेकिन हमें 3 महीने की तनख्वाह एक ही बार में दो। तो देश को नॉर्थ कोरिया और चाइना होने से बचाएं, और ऐसे आदेश आप धीरे धीरे स्वीकार करेंगे तो आदेशों की तीव्रता बढ़ती जाएगी जनाब, आप खत्म हो जाएंगे। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री से दिल्ली में मुलाकात खत्म हो गई है। प्रदेश के विभिन्न विषयों को लेकर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से चर्चा की है। आज मैंने प्रधानमंत्री जी को मध्य प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से धन्यवाद दिया है। कैन और बेतवा 2 नदियों को जोड़ने का काम रिवर लिंकिंग प्रोग्राम के लिए इस बजट में 44,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि स्वीकृत हुई है। इन दोनों नदियों के जुड़ने से बांध बनाए जाएंगे, लगभग 10 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होगी और 50 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में आने वाला बुंदेलखंड लाभान्वित होगा। बुंदेलखंड की जनता में हर्ष की लहर है। मैंने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया और निवेदन किया कि वो भूमि पूजन के कार्यक्रम में जरूर पधारें। हमने मध्य प्रदेश में कुछ प्रोजेक्ट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। एक उज्जैन में महाकाल महाराज के मंदिर के परिसर का विस्तार हो रहा है, वो काम भी लगभग पूर्णता की ओर है और अप्रैल के अंत तक वो काम पूरा हो जाएगा। उस महाकाल परिसर के विस्तार के काम का भी लोकार्पण करने का मैंने अनुरोध किया है। इंदौर में एक वेस्ट टू बेल्ट पीएम की प्रेरणा से ही उस मंत्र पर अमल करते हुए हमने गीले कचरे से सीएनजी बनाने का प्लांट लगाया है और उसमें लगभग 17,500 केजी सीएनजी बनेगी और 550 मीट्रिक टन कचरे का निपटान होगा। तो उसके लोकार्पण का भी निवेदन माननीय प्रधानमंत्री जी से किया है। मध्य प्रदेश में हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने पोषण आहार जो आंगनवाड़ियों में रेडी टू ईट के रूप में दिया जाता है, वो पहले कॉन्ट्रैक्टर्स बनाते थे, ठेकेदार। अब महिला स्वास्थ्य सहायता समूहों के संघ बनाएंगे। ऐसे 7
प्लांट उनने प्रारंभ करने हैं उनको, तो उसका भी प्रधानमंत्री जी लोकार्पण करें, ये आग्रह किया। मध्य प्रदेश में हम अलग अलग शहरों में प्रेरणा दे रहे हैं और गांव में कि वो गांव का एक दिन हो और उस दिन पूरे देश में या दुनिया में उस गांव के लोग जहां रहते हो वो आए और गांव के विकास के लिए, गांव में अलग अलग तरह की गतिविधियों के लिए काम करें, उसकी जानकारी भी मैंने दी। फिर प्राकृतिक खेती के लिए जो मध्य प्रदेश में हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने पोषण आहार जो आंगनवाड़ियों में रेडी टू ईट के रूप में दिया जाता है, वो पहले कॉन्ट्रैक्टर्स बनाते थे, ठेकेदार, अब महिला स्वास्थ्य सहायता समूहों के संघ बनाएंगे। ऐसे 7 प्लांट उनने प्रारंभ करने हैं उनको, तो उसका भी प्रधानमंत्री जी लोकार्पण करें, ये आग्रह किया। मध्य प्रदेश में हम अलग अलग शहरों में प्रेरणा दे रहे हैं और गांव में कि वो गांव का एक दिन हो और उस दिन पूरे देश में या दुनिया में उस गांव के लोग जहां रहते हो वो आए और गांव के विकास के लिए, गांव में अलग अलग तरह की गतिविधियों के लिए काम करें, उसकी जानकारी भी मैंने दी। फिर प्राकृतिक खेती के लिए जो अभियान चल रहा है, गंगा किनारे, इस बजट में प्रावधान किया गया है प्राकृतिक खेती के लिए। मध्य प्रदेश में हमने तय किया नर्मदा किनारे 5 किलोमीटर दाएं तट पर, 5 किलोमीटर बाएं तट पर मध्य प्रदेश सरकार खुद पहल कर रही है प्राकृतिक खेती की, ताकि केमिकल फर्टिलाइजर से मुक्त करके हम लोगों के और धरती के स्वास्थ्य की भी रक्षा कर सकें। कृषि उत्पाद के निर्यात पर भी मैंने विस्तार से चर्चा भी की है, जानकारी भी ली है। ऐसे अनेकों प्रोजेक्ट्स थे जिनके बारे में माननीय प्रधानमंत्री से चर्चा हुई। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।